जो जनरल निबंध के विषय हैं वो बता रहे हैं। जैसे कि आप लोकतंत्र पे अपना विचार बनाइए, डेमोक्रेसी पर, सबसे न्यूट्रल सब्जेक्ट है, ठीक है ना। लोकतंत्र के अच्छे पहलू, लोकतंत्र के बुरे पहलू, लोकतंत्र का भविष्य, लोकतंत्र का इतिहास और लोकतंत्र पर लोगों की राय। कितने बात कहा। और लोगों के विचार, लोकतंत्र पर जैसे बड़े बड़े लोगों के विचार, लोकतंत्र का भविष्य और शासन पद्धति के रूप में इसकी अन्य पद्धतियों से तुलना। 50 और चीज़ें हो सकती हैं इसमें, ये बेसिक है, क्योंकि फिर आपका राग घिसा पिटा नहीं रहेगा। ये नहीं कि जब भी लोकतंत्र की बात आएगी तो विद द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल करके आप वही टेप रिकॉर्डर घिसा रहेगा। लेकिन जब आप उसको शुरू करेंगे कि मैं आपकी बात से पूरी तरह असहमत हूँ, लेकिन असहमति के आपके इस अधिकार के लिए मैं जान दे सकता हूँ, तो यह क्या है, घिसा पिटा रिकॉर्ड नहीं ना है। आपने कम बार सुना होगा, सुना तो होगा लेकिन कम बार सुना। तो आप वाल्टेयर को पढ़िए, रूसो को पढ़िए, कांट को पढ़िए, स्मिथ को पढ़िए, इन चीज़ों को पढ़िए। यही समय है थोड़ा बहुत अपना विस्तार करने का, विधान को तानने का और एडिटोरियल पेज को ढंग से समझने का। इसका फायदा आपको फिर मिलेगा कहाँ पर, यूपीएससी के सीसेट में, जब विश्लेषण वाले मैटर आए। कुछ अच्छी किताबें पढ़ लीजिए, खास करके जिन लोगों का नाम हम ले रहे हैं, जैसे इनका कथन ही इंटरनेट पर खोज कर पढ़ लीजिए, इनके सेंटेंसेज पढ़ लीजिए, एडम स्मिथ ने क्या परिकल्पनाएं दी थी उसको देखिए। और भारतीय विचारकों में कौटिल्य को पढ़िए, कौटिल्य के विचार देखिए। फिर इधर रिसेंट में आप आइएगा तो जितने भी संविधान लिखने वाले लोग हैं उनके अलग अलग विचार देखिए, संविधान में उसकी क्या क्या व्याख्या है वो देखिए, उसके पहलू फैक्ट को। तो ये लोकतंत्र पर आपके विचार तैयार। ऐसे ही दूसरा पहलू है स्त्री, महिला और उससे जुड़े हुए विविध पहलू। एक होता है कि हल्का फुल्का जानना, ठीक है, और दूसरा पहलू है कि हम इसको एक, जो मैंने ये बताया है ये तरीका, ये क्रम, इस क्रम में हम जानते हैं। ये कब होगा, जब आप उसको एक लेवल से ज़्यादा उस पर पढ़ लेंगे। तो अभी सामग्री संकलन का समय है। किस चीज़ का समय है, सामग्री संकलन का। और फिर इसको जब अरेंज करेंगे तो निबंध हो जाएगा। अरेंज करना आपको भाषा पर अधिकार आते आते आ जाएगा, बाकी विषयों को लिख ही रहे हैं। तो स्त्री के विविध पहलू क्या हो सकते हैं, जैसे पहला होगा महिला सशक्तिकरण। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जैसे महिलाओं को जो श्रम से जोड़ा गया है, महिला श्रम, उससे संबंधित समस्याएं, महिला और शिक्षा, यानी कि सशक्तिकरण, शिक्षा, श्रम और उनके विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी का आंकड़ा, विभिन्न विचारकों के महिलाओं पर दिए गए विचार, भारतीय संविधान में महिला संबंधी अनुच्छेद और उसकी व्यवस्थाएं, महिला से संबंधित विभिन्न सरकारों द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णय, महिला अधिकार की बात करने वाली संस्थाएं, उपलब्धि प्राप्त महिलाओं की कहानियाँ, महिला सशक्तिकरण का इतिहास वैश्विक स्तर पर, भारत के स्तर पर और खास करके बिहार में महिलाओं की वर्तमान। अब इसका व्याख्या कैसे करेंगे, मान लीजिए कि संसद में महिलाओं की स्थिति, पंचायतों में महिलाओं की स्थिति, राज्य स्तर पर महिलाओं की स्थिति और उनके इतिहास से वर्तमान की तुलना करेंगे तो नहीं आ जाएगा एक निष्कर्ष। बताइए क्या क्या लिखा है महिलाओं पर। ये बहुत ही यदि सामग्री इस तरह का आपके पास हो गया तो लिखने में आपको क्या होगा, अब आपको समस्या एक नई आ जाएगी। किसकी समस्या, इसको कहते हैं अधिकता की समस्या, फ्रेम, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं इसको, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। जैसे अभी भारतीय टीम के साथ एक समस्या आ रही है कि किसको खिलाएं और किसको बाहर बैठाएं। सूर्य कुमार यादव जैसा प्लेयर बाहर बैठा हुआ, शिवम दुबे जैसा प्लेयर, ईशान किशन जैसा प्लेयर, तिलक वर्मा जैसा प्लेयर, और बॉलर में बात करें तो रविचंद्रन अश्विन जैसा प्लेयर बाहर बैठा है, उमेश यादव, भुवनेश्वर, अर्शदीप सिंह। तो ये है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। कभी स्थिति ये ऑस्ट्रेलिया की हुआ करती थी कि जब मैगराज खेलता था सेनवान बाहर, सेनवान खेलता था मैगराज बाहर, इस तरह की टीम उसके पास हुआ करती। इसको कहते हैं अधिकता की समस्या, और यह समस्या नहीं, यह संसाधन है। अच्छी बात है। तो आपके पास जब ये अधिकता हो जाएगी ना संकलन का, तो फ्रेमिंग आपको इस टेक्निक से करना है जो मैंने पीछे बताया, तो फिर आपका एक ऑर्डर में आ जाएगा। और कभी भी आपका निबंध जो है ना बाकी लोगों से 20 नंबर ज़्यादा ही देखे जाएगा। ये 3 खंड में 15 नंबर का ही मार्जिन लेते हैं तो 45 नंबर का मार्जिन होता है। और ये गारंटी है, कोई कितना भी पढ़ाए, रटवाने का चीज़ निबंध नहीं है।
लेकिन हम आपको निबंध लिखना तो जरूर सिखा देंगे, इतना गारंटी है। क्योंकि भाषा हमारे लिए, आप लोग का ये सौभाग्य है कि हमारे पास भाषा का एक बेहतर समझ है, और मैंने ऐसे जगह से पढ़ा है कि भाषा का एक संस्कार है। तो उन चीज़ों को हमें यदि कुछ पार्ट में भी आपके अंदर पहुंचा पाए तो ये आप लोग के लिए बहुत काम का चीज़ होगा, ठीक है। तो उसको गैदर कीजिए, लीजिए, ठीक है। और उसका तरीका क्या है, लिखिए, संकलित कीजिए, दिखाइए, लिखिए, संकलित कीजिए, दिखाइए, ठीक। तीसरा जो मेन टॉपिक जो लिखना चाहिए, एक तो हो गया लोकतंत्र, दूसरा हो गया महिला। लोकतंत्र और महिला दोनों मान लीजिए परीक्षा में आ जाए, किस पे लिखिएगा? लोकतंत्र। महिला में फंसने का संभावना ज़्यादा है। महिलाएं अक्सर महिलाओं पे लिख देती हैं, लेकिन उसमें पूर्वाग्रह की संभावना रहती है। यदि आपने महिला होकर महिला पे लिख दिया और किसी पुरुष ने पुरुष होकर चेक कर दिया तो क्या होगा? तो और उल्टा यदि हो गया कि आपने पुरुष की तरह महिला पे लिख दिया और किसी महिला को अखड़ गया, तो हम लोग तो जल्दी सकते नहीं थे। बैलेंस होकर, महिला पे जब भी लिखिए बैलेंस होकर लिखिए। वैसे महिलाओं से जब व्यवहार भी कीजिए तो बैलेंस होकर। बशीर बद्र की एक शायरी है, चूंकि अब निबंध का है तो मिजाज थोड़ा अलग हो जाता है, कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा अगर गले मिलोगे इत्तेफाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। तो मिलिए जरूर, लेकिन फासला रहना चाहिए, क्योंकि शहर का मिजाज नया है। कब किस बात का अनर्थ हो जाए और महाभारत शुरू हो जाए कोई नहीं जानता है। इसलिए सब ठीक है तब तक जब तक सब ठीक है, नहीं तो उसी द्रौपदी के एक सेंटेंस की गलत व्याख्या से महाभारत हो जाता है। नहीं तो थोड़ा सा ये तो इन विषय, लेकिन हाँ बैलेंस इतना भी मुश्किल नहीं है। यदि बैलेंस करके लिखना आ जाए, उपसंहार में आप सोल्यूशन प्रोवाइडर हो जाए, बॉडी में विश्लेषण पार्ट में ज़्यादा पॉजिटिव्स हो और कम निगेटिव्स हो, ये आपकी मूल भावना हो जाए, तो आपका निबंध देखने में लोगों को आकर्षित करेगा, पढ़ने में रुचिकर लगेगा और नंबर में ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इन गुणों को डालने के लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये भी लोड मत लीजिए कि दुनिया का सब चीज़ पढ़ लेंगे तब निबंध लिखेंगे। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते, चूँकि विकास का क्रम है वो एक दिन में नहीं आता है, वो आपको 2-3 महीने में थोड़ा सा, अभी तक का जो आपका ज्ञान है ना वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि हम आज से ही शुरू कर रहे हैं निबंध लिखना, ये आपके अंदर है, उसको उद्भूत करना है, बाहर लाना, ठीक है ना। वैसे तो लिखाने के लिए लोग निबंध के प्रकार वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन निबंध का प्रकार क्या है? मान लीजिए विश्लेषण करने वाला निबंध होता है तो विश्लेषणात्मक कहते हैं, भाव प्रधान होगा तो भावनात्मक कहते हैं। तो ये झूठ मूठ की व्याख्या है, इसमें कुछ नहीं। जो विषय आएगा उस विषय में यही एक लाइन होता है। इसके बाद एक ही बात बचती है, वो क्या है? ज्ञान का सौंदर्य और भाषा का प्रवाह। ये दो चीज़ रहेगा तो निबंध छूटेगा कुछ। आपके पास सामग्री है और भाषा में प्रवाह है, बात खत्म। अब खूब भाषा में प्रवाह है, कोई सामग्री नहीं है, क्या कीजिएगा? कुछ होने वाला है? वैसे लोग फिर इधर उधर करेंगे। तो दोनों चीज़ों का बैलेंस बना लीजिए, ठीक है ना। वैसे तथ्य का संकलन आप जो आंसर के हिसाब से करते हैं ना वैसा भी कीजिए, लेकिन निबंध में तथ्य आंसर की तरह नहीं दिया जाता है, वो भाषा के प्रवाह में तथ्य डाले जाते हैं। ये नहीं कि आप आंसर लिख रहे हैं। दूसरा, हर निबंध में कहीं ना कहीं अपना विचार जरूर होना चाहिए, अपनी मौलिक कल्पना होनी चाहिए। तो तीसरा टॉपिक लिखिए, पर्यावरण और विज्ञान। यानी विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित जितनी भी बातें हैं ना उसका संकलन कीजिए। तो क्या क्या बातें हो सकती है, आप लोग अपना दिमाग दौड़ाइए। पर्यावरण में क्या हो सकता है? चलिए अभी तो क्या तरीका समझ में आ गया तो आपने यूज़ करना शुरू कर दिया ना। यही होता है, किसी के सामने आप डाल दीजिए तो फिर वो चीज़ों को अपने हिसाब से लेने लगता है। जैसे अभी इंटरव्यू चला था 67th का, तो मैंने कई स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया, लगभग 100+। तो पूछा हमने एक स्टूडेंट से कि बताइए कि जैव मंडल क्या होता है, व्हाट इज बायोस्फीयर, जो कि ज्योग्राफी ऑप्शनल था बच्चे का, लेकिन फिर भी उसको बायोस्फीयर बताने में घिघी बन गया, जिसको कहते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा बता दिया, कुछ लोग कम बता दिए, लेकिन एक बीच का रास्ता होता है ऑप्टिमम, न तो मैक्सिमम न तो मिनिमम, ऑप्टिमम। क्या होता है बायोस्फीयर, बताइए व्हाट इज बायोस्फीयर, जैव मंडल क्या है? फिर वैसा कुछ तो दोगे ना उसका, तुम लोग तो बहुत बढ़िया से बताए हैं। यानी कि वह मंडल, एक सिंपल में, जहाँ पर कि सभी तरह की जैव और अजैव क्रियाएं एक साथ होती हैं। अब इसमें यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलेंगे तो बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है। यदि एक्वाटिक में जाएंगे तो एक्वाटिक और नॉन एक्वाटिक। तो सारी क्रियाओं का एक कंसोलिडेटेड को क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। यानी कि जहाँ पर क्या मीट करता है, हमने बताया भी था कि मान लीजिए ऐसे ये जमीन है और ये पानी है और ये हवा है, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोस्फीयर, ये हो गया लिथोस्फीयर और ये हो गया एटमॉस्फेयर।
तो ये तीनों मिला के बन जाएगा बायोस्फीयर। तो एक छोटे से चित्र में आपका तीनों मंडल आ जाता है। तो इस तरह की मतलब बातों का पर्यावरण का बेसिक, यानी पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, और संतुलन की अवस्था में उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। इसका वैज्ञानिक उदाहरण यही ना है कि संतुलन की अवस्था में पर्यावरण में क्या क्या होना चाहिए। अब इसके बाद जो जो तत्व इस संतुलन की अवस्था को डिस्टर्ब करेंगे वो सब प्रदूषण है। एक कंसेप्ट से दूसरा कंसेप्ट निकलता है। संतुलन की अवस्था का जानकारी होना और असंतुलन के कारकों की जानकारी होना आपका पर्यावरण और प्रदूषण दोनों को क्लियर कर देगा कि नहीं कर देगा। वर्तमान में इसके लिए विभिन्न देशों की सरकारें क्या क्या स्टेप्स ले रही हैं, इसमें सारा मंत्रिमंडलीय बैठक से लेके क्योटो से लेके अभी लेटेस्ट कहाँ हुआ, ग्लासगो, सब आ जाएगा। शर्मल शेख भी आ जाएगा, पेरिस एग्रीमेंट भी आ जाएगा, जो कि एक फुल आंसर बनेगा कि नहीं, आपका मेंस का एक आंसर भी बनेगा साइंस टेक में, और निबंध का भी एक विषय बनेगा। इसलिए पर्यावरण और विज्ञान में क्या लेना है, लेटेस्ट जितने भी आविष्कार, लेटेस्ट आविष्कार भी, जैसे कि अब चंद्रयान हो गया, तो विज्ञान से संबंधित कोई भी जो नई व्यवस्था बनी है, और विज्ञान का बेसिक फैक्ट, विज्ञान किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए पूछे विज्ञान क्या है, क्या होगा, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड आर्ट्स। आर्ट्स और साइंस में क्या मूलभूत अंतर है, कितना टाइम लगेगा। साइंस और आर्ट्स दोनों के विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं। बेसिक जो अंतर हो, देखिए हमेशा बेसिक चीज पे ध्यान दीजिए। बेसिक अंतर विज्ञान और कला में यही है कि कला में तर्क का स्थान नहीं है और विज्ञान बिना तर्क के चलता नहीं। विज्ञान किसी ऐसे बात को नहीं मानता जिसको तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता। a+b का होल स्क्वायर वो हमेशा उसका एक ही आएगा। यदि मान टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रहे तो हर बार रिजल्ट सेम आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन कला में संभव है कि 2 और 2 का मेल हमेशा 4 कहाँ होता है। जगजीत सिंह का है ना, वो कला के बारे में, वो आर्ट्स के बारे में, मतलब साइंस के बारे में नहीं ना है कि 2 और 2 का मेल कहाँ हमेशा 4 कहाँ होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला, यही ना कहा। तो यह कला की परिभाषा है। कला में 2 और 2 22 भी हो सकता है और 2 और 2 0 भी हो सकता है कि नहीं। तो किस चीज़ का अंतर है, इंग्लिश में बोलेंगे तो रैशनैलिटी का, हिंदी में बोलेंगे तो विवेक का। कला में विवेक को शिथिल किया जा सकता है। जैसे आप लोग उतने मैच्योर हैं कि आप लोगों से हम प्रेम की परिभाषा पूछ सकें। प्रेम की परिभाषा बताइए, व्हाट इज लव। इसका कोई साइंटिफिक फार्मूला है क्या? लेकिन विज्ञान वाला से पूछिएगा तो उसका भी वैज्ञानिक तरीके से दे देगा। नहीं, इट्स केमिस्ट्री बिटवीन 2 बॉडीज, 2 माइंड एंड सोल्स व्हेन दे गेट इनटू इक्विलिब्रियम, इस तरह कुछ बोल सकता है नहीं। लेकिन आप बताइए क्या है व्हाट इज लव। यानी प्रेम जो है एक तरफा समर्पण है। नहीं, यदि आप जैसा कह रही हैं उसमें ऐसा हो सकता है और है भी। उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर जाए, वो कहे तो जी जाए, कहे तो मर जाए। आपकी व्याख्या तो यही जा रही है भी। प्रेम तो देने का नाम है, सर्वस्व न्यौछावर करने का नाम ही तो प्रेम है। राष्ट्र से हो तो देश के लिए, व्यक्ति से हो तो उसके लिए। प्रेम तो सर्वस्व समर्पण की ही बात करता है। आपका क्या विचार है? कुछ नहीं बोलना है, कोई तुमको जीवन के बारे में थोड़ा जानना चाह रहे हैं, तुम्हारा ये आंसर है। ये सब समझोगे तब जाके निबंध लिखाएगा। अभी आज प्रेम पूछे हैं, कल घृणा पूछेंगे। क्या है प्रेम तुम्हारी नज़र में? देखिए आदमी कितना संकीर्ण सोचता है, उसका तुरंत अभी दिख जाएगा परिणाम। क्या है जी प्रेम? इसके लिए प्रेम अपरिभाषित है, अपरुषेय है, मनुष्य के द्वारा कृत नहीं है। यानी प्रेम इसके लिए वेद हो गया, श्रुति परंपरा से जिंदा है लेकिन मौखिक परंपरा से आगे बढ़ नहीं पा रहा है। कुछ भी तो बोलोगे। व्हाट इज लव, आप बताइए। बहुत विस्तृत है, यानी संवेदनाओं का एक पुंज है जो किसी भी व्यक्ति और जंतु या फिर किसी वस्तु के प्रति भी हो सकता है, ईश्वर के प्रति हो सकता है, माँ के प्रति भी हो सकता है और पत्नी के प्रति भी हो सकता है, पिता के प्रति भी और भाई के प्रति भी, मित्र के प्रति भी हो सकता है और किसी जीव या किसी पौधे के प्रति भी हो सकता है। किसी फूल के भी नष्ट होने से कष्ट होता है। तो बहुत ही व्यापकता भी है। आपका क्या विचार है? व्हाट डू यू थिंक योर से ऑन लव? इस तरह के कई अवस्थाओं से गुजरे होंगे, इसलिए आपका
विचार भी काफ़ी महत्व रखता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लड़के जो है प्रेम की परिभाषा नहीं दे पा रहे हैं, लड़कियां दे दे रही हैं। बोलिए, कुछ बोलिए। देखिए, यही तो क्या है ना कि भाषा के साथ आपका क्या लगाव है, उसी चीज को उभारना है हमको। आपके अंदर प्रेम थोड़े उभारना है, लेकिन भाषा को उभारना है। व्यक्ति में तो आपने कर ही दिया, कुछ भी हो सकता है। अब तो आज तीसरे जेंडर की बात हो रही है। दोस्ती प्रेम की पूर्व पीठिका है। दोस्ती भी प्रेम का एक रूप ही है। ठीक है, चलिए, जैसे हमसे किसी ने पूछा कि प्रेम क्या, हम कई बार बोलते भी हैं कि जब कोई बात अधूरी रह जाए हर बार, उसी को प्यार करते हैं। प्रेम पूर्णता का नाम नहीं है, प्रेम एक खालीपन का एहसास है। प्रेम उस सॉकेट की तरह है जिसका दूसरा सॉकेट नहीं मिले तो लगता है कि हम कुछ है ही नहीं। या जैसे हम नहीं गेम खेलते हैं जिसमें कि जाके लगाना होता है, तो वह इसमें ऐसे कटा होता है, दूसरा वाला में उतना ही बड़ा होता है। जब उसमें सेट कर जाता है तो एक चित्र बन जाता है। तो प्रेम दीवार भर जाता है। तो हमारे हिसाब से हमने कई परिभाषाएं प्रेम की पढ़ी हैं, उसमें यह परिभाषा हमको हमेशा लगता है ना कि जब जिसमें मिलने और होने, पूरा होने का इच्छा बचा रह जाए, वही प्रेम। ईश्वर से आपका प्रेम देखिएगा ना, वैसा ही रहता है। रोज अगाध प्रेम होगा, फिर भी लगेगा कि अगाध खालीपन है। पत्नी से हो, बच्चे से हो, माँ से हो, पिता से हो, सब प्रेम में जैसे कि कभी लगे कि सारा सच है, कभी लगे कि सारा झूठ। तो प्रेम में ये चीजें होती हैं। जैसे यदि इंग्लिश में बात करें तो लव इज अ सबलाइम पॉइंट ऑफ एक्सटेसी। एक्सटेसी वर्ड समझते हैं ना? एक्सटेसी का यह सबलाइम पॉइंट है वेयर माइंड हैज नथिंग टू डू एंड हार्ट प्लेज ऑल द रोल। डिक्टेटरशिप हो जाता है प्रेम में, दिल का तानाशाही चलता है, दिमाग का कोई रोल नहीं रहता। जहाँ दिमाग लग जाए ना, वहाँ प्रेम है। लड़की सोच रही है कि अच्छा इसे रिचार्ज करवा लेते हैं, फोन करेंगे करिए देगा, ये प्रेम है। शून्य है, शून्य से भी नीचे है, डूब मरना चाहिए। यदि आपके मन में एक बार भी आ गया कि अपने प्रेमी को यूज कर ले, ये तो आप षड्यंत्र है, फिर प्रेम है क्या ये? भले आपको लग रहा है कि हमने कुछ कर लिया, तो जो तिरोहित होने के लिए खड़ा है उसका कुछ पार्ट यूज कर लेना, यह बुद्धिमानी है कि बेवकूफ़ी है? जो सर्वस्व समर्पण को तैयार है, उसका आपने क्या किया? एगो रिचार्ज से यूज कर लिया। तो ये नहीं है। प्रेम जो है देने का नाम है, लेने का नाम। अब क्या होता है कि सप्तभंग न्याय की तरह जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखी। तो वही चीज है। जैसे एक पिछले क्लास में जब हमने पूछा था यही बात, पहले की बात बता रहे, ऑडिटर का मेंस का क्लास था, तो सोचिए कि ऑडिटर वाले क्लास में इसका क्या काम, फिर भी भाषा के लिए तो कहीं भी इसकी जरूरत पड़ती। तो एक लड़की ने कहा कि प्रेम एक समझौता है, उसकी भावना। अब सोचिए, एक लाइन उसने बोला और कितनी बड़ी बात है, आजीवन। फिजिक्स के लड़के से पूछा जब, जो कि तैयारी कर रहा है, बोला मतलब लव इज अ बॉन्ड। लव क्या है? ठीक है। गणित वाले से पूछिए प्रेम क्या है? एक समीकरण है, इक्वेशन है। तो हर कला वाला आदमी थोड़ा टाइम लेगा, जैसे मेरे से वो अधूरापन की बात करेंगे, कि प्रेम हमेशा मतलब होता ना कि दो ही पल जिंदगी में गुजरे हैं कठिन, दो ही पल जिंदगी में कठिन गुजरे हैं। कौन? एक तेरे आने के पहले, एक तेरे जाने के बाद। अब बचा क्या इसके बाद देख लीजिए। दो ही पल कठिन है, एक तेरे आने से पहले और एक तेरे जाने के बाद। तो सब तो कठिन बीत रहा है, क्योंकि हमेशा तो रहना तुम्हारा संभव नहीं। इसीलिए, और अभी हम लोग क्या होता है ना कि हम जो ये बातें बता रहे हैं, अभी तो प्रेम पे बोला, जब आएंगे विवाह पर, जब आएंगे आज़ादी पर, जब आएंगे तमाम सामाजिक संबंधों पर, तो आपके विचार अलग अलग होंगे, सबके अलग अलग होंगे। इन्हीं विचारों का स्ट्रीमलाइन होना आपके अंदर विचारों के प्रवाह को स्ट्रीमलाइन करेगा। और फिर आप आंसर लगेगा ना कि तो निबंध किस पर, सर किस पर लिखना है बताइए, खट से लिख दीजिए। तो यह गुण इम्पार्ट करना मुश्किल होता है, और कई लोगों को आता ही नहीं है। जो कहते हैं कि हम पढ़ा देंगे निबंध, उनको ये पता नहीं कि निबंध पढ़ाया कैसे जाता है। उनको लगता है कि निबंध एक आंसर है जिसको लिखवा दे, निबंध एक भावना है जिसको उद्भूत कराना है, बाकी तो सामग्री संकलन है। हाँ, आपके अंदर से आ जाएगा, आप देखिएगा 2-4 दिन बाद आप लिखने लगेंगे।
ढंग से लिखेंगे, फिर आपके बातों में वो बात आएगी, फिर अपने कोटेशन आप देने लेंगे। जैसे प्रेम पे आपका हुआ ना एक भावना बना, महिला पर, जैसे महिला पर आज़ादी की बात आती है, हमने इसके पहले टॉपिक लिखा है ना महिला का, तो एक कमलेश्वर नाम के कवि हुआ करते थे, कमलेश्वर हिंदी के साहित्यकार थे, तो उन्होंने लिखा है बाजारवाद और महिला के बारे में तुलना करते हुए कि हे बाजार तुम्हारा धन्यवाद, क्योंकि महिला को आज़ादी देने में बाजार का बहुत रोल है। देखिएगा बाजार में हर जगह महिला स्वतंत्र है। बाजार मतलब क्या, मार्केट जब भी बनता है, मॉल देखिए, मॉल में महिला पर्दा में है, मॉल में महिला घूंघट में है, मॉल में महिला पे कोई अत्याचार हो सकता है, वहां तो पुरुष ही दबा दबा लगता है, पुरुष एकदम एटिकेट से, क्योंकि लेडीज फर्स्ट का जब, हाँ वहाँ निगोशिएट भी नहीं करेगा, निगोशिएट ही नहीं करेगा। हम बता रहे हैं अपना एक उदाहरण, फिर इसमें मूल बात पे आएंगे कि एक बार कोई सामान लेने के लिए अपने हम किसी रिलेटिव के साथ गए, महिला ही थी वो, और सामान जो हम उसको दाम हुआ, मान लीजिए 100 रुपया दाम होगा, तो हम बोले कि 10 रुपया छोड़ दो, अमूमन आदमी बोलता है, तो बोले 1 रुपया नहीं छोड़ेंगे, तो हम भी तय कर लिए, तो अभी पॉकेट में हाथ डाले ही थे कि 100 रुपया निकाल के उसको दे दे। तब तक जो मेरी रिलेटिव थी वो बोली कि छोड़ दीजिए ना भैया, काहे ऐसे कर रहे हैं, अरे भाभी जी आप बोलिएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, तुरंत ही छोड़ दिया, 10 रुपया छोड़ दिया। अब हम सामान पटक दिया उसका काउंटर पे, हम बोले कुछ भी हो जाएगा, इसके यहाँ से सामान नहीं लेना है, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट का और आपकी अदा का कीमत 10 रुपया लगाया है। देख लीजिए, आप अमूल्य हैं, आपकी मुस्कुराहट अमूल्य है, और इस दुकानदार ने कितना कीमत लगाया, 10 रुपये, कीमत भी कम लगाया, ऊपर से इतना बड़ा, और हमारे मुस्कुराहट में क्या दिक्कत था, हम क्या गलती करके आए थे कि आपने 10 रुपये कम नहीं किया। उसके बाद से जिंदगी में कभी, आप जान लीजिए कि मैंने जिंदगी में कहीं कोई मोल भाव नहीं किया उसके बाद से। जो बोल दिया दे देना है, नहीं देना है भाई आपका सामान आप रखिए, हम नहीं लेंगे, ये हो सकता है, लेकिन आपके साथ हम निगोशिएट नहीं करते, नहीं हम ठगा भी नहीं हो सकते। हमको लगा कि क्या लेके आए थे जो चल जाएंगे, यहीं लिए यहीं देना है, बात खत्म है। और ये बात आपको जितना जल्दी समझ में आ जाए ना कि जो यहाँ से लिए हैं और यहीं देंगे, तो दिमाग पर लोड कम रहेगा। हम बता रहे थे कि जैसे आप इन चीज़ों पर जब आपके विचार प्रगाढ़ होंगे, जब इन चीज़ों पर आपका ये होगा, तो फिर आप समझेंगे कि कैसे इमोशंस को स्ट्रीमलाइन किया जाता है और कैसे बातों को रखा जाता है, भावनात्मक चीज़ों पर क्या स्टैंड लिया जाता है। जब ये स्टैंड लेना आ जाएगा तो निबंध लिखना आ जाएगा। क्या था तीसरा, पर्यावरण और विज्ञान। एक हो गया, पहला क्या था, लोकतंत्र, दूसरा महिला, और तीसरा, तो महिला पर आपको क्या हुआ, सारे सामग्री का संकलन कर लिया आपने। अब निबंध आ गया कि नारी तुम श्रद्धा हो। अब बोले गुरु जी सब बताया, श्रद्धा पे तो कुछ बोलवे नहीं किए, श्रद्धा पे हम क्या लिखें। हो जाएगा ना, 1-2 बार प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। फिर आएगा कि अबला जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। जैसे आदर्शों से आदर्श भिड़े, निरुपाय बुद्धि चकराती है, विज्ञान यान पर चढ़ी हुई सभ्यता डूबने जाती है। इसमें क्या है, आदर्श और विज्ञान दोनों का कल्पना है, और हम अभी हैं कि नहीं उस दौर में, उसी दौर में है ना। विज्ञान यान पर चढ़ी हुई सभ्यता, सभ्यता क्या होता है, मटेरियल डेवलपमेंट ऑफ एनी कल्चर इज कॉल्ड सिविलाइजेशन। कल्चर क्या है, कल्चर इज आर्ट ऑफ क्राफ्टमैनशिप, कलाकारिता की कला को संस्कृति कहते हैं। इसीलिए पीजीडब्ल्यू का अलग कल्चर है और एनपीपीडब्ल्यू का अलग कल्चर है, झुकर झांगर अलग है और वैदिक अलग संस्कृति है। यह हो गया कल्चर, जिसमें कलाकारिता के नाम पर हम अलग कर सकते हैं कि यह वहाँ का है बर्तन, तो यह बर्तन यहाँ के कलाकारों ने बनाया है, यह राग ग्वालियर का है तो यह राग जौनपुर का है, यह पटना कलम की चित्रकारी है तो यह दिल्ली का है, यह मधुबनी पेंटिंग है तो यह कथक का नृत्य है जो कथकली केरला का है। ठीक है, तो ये जो किसी चीज को बनाने में जो स्पेसिफिकेशन है, इसको क्या कहते हैं, यह कल्चर का प्रतिनिधि है। लेकिन उसी का जब मटेरियल एक्सप्रेशन होता है, भौतिक अभिव्यक्ति की, या बिल्डिंग या सड़क या समरूप बाट की प्रणाली या समरूप न्याय प्रणाली, ये सारी चीजें क्या हैं, सभ्यता की प्रतीक है। और विज्ञान का एक आदमी क्या किया, उठा, खूब बिल्डिंग सड़क सब समरूप बाप सब बना हुआ है, एक तो मिसाइल मारा और पूरा सब बराबर हो गया। हिरोशिमा पर एक बम गिरा, पूरा लिपपोत बराबर कर दिया, सारा सिविलाइजेशन खत्म, फिर सब नया बनाना है। तो विज्ञान यान पर चढ़ के सभ्यता कहाँ गया, डूब गया। तो अब आपके पास तर्क होने चाहिए, डेटा होना चाहिए और उसको एसिमुलेशन होना चाहिए। एंशिएंट से हमेशा अच्छे निबंध का खासियत होता है, इतिहास से उसका संबंध दिखाइए, भविष्य में उसका सलूशन दिखाइए। इतिहास से संबंध और भविष्य में सरोकार, और कुछ अच्छे पॉइंट
और कुछ बुरे पॉइंट। ज़्यादा अच्छे पॉइंट दिखाइए, कुछ गलत दिखाइए। जो ज़्यादा गलती दिखाता है ना, वो भी निबंध अच्छा नहीं माना जाता। जैसे मानवीय कारणों से जो विज्ञान का डायरेक्शन चेंज होता है, उसमें कुछ नेगेटिव उदाहरण बताइए आपको। विज्ञान के विकास से मानव का नुकसान हो रहा है, इसके 2-3 पॉइंट बताइए। एआई का नुकसान तो अभी आना शुरू नहीं हुआ है। देखिए, सबसे बड़ा विज्ञान का जो डर बना हुआ है, जो बन रहा है अभी थ्रेट के तौर पर, कि डिजाइनर बेबी बन सकता है। जीन्स में आप रिकम्बिनेंट जीन थ्योरी वगैरह जो आ गई है, तो आप जीन में चेंज कर सकते हैं। एआई तो अभी आया है, आर्टिफिशियल से तो बहुत सारे नुकसान शुरू हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान है कि पूरी की पूरी आबादी हाथ पे हाथ धरने लायक हो जाएगी। इसलिए नहीं कि उसको कुछ काम नहीं आता है, इसलिए कि वो कुछ काम सीखने का प्रयास नहीं करेगा। और म्यूटेशन का सिद्धांत कहता है कि जिस चीज़ को आप यूज नहीं करेंगे वह अंत में अपशिष्ट अंग बन जाएगा। तो आपका सबसे बड़ा अपशिष्ट अंग क्या बनने वाला है? दिमाग ही। पहले था 16 छक्के 96। 1 सेकंड लगा आप लोगों को सोचने में? इस पीढ़ी का किसी बच्चा को बुला के पूछ दीजिए 16 छक्के, और व्हाट इज 16 छक्के, ऐसे बोलेगा। मान लीजिए हमने बता दिया कि 16 6 जा, मान लीजिए यही ना बोला जाता है। वो 16 6 जा 16 × 6 करके उसका दिमाग जब तक यहाँ पहुँचेगा और बोलेगा कि हम सीख रहे हैं कौन सा, वो एबेकस, ये वो ठीक से बोला नहीं पा रहा। ये तो सिंपल बात हुई। जो सवैया अद्धा, कल हम देख रहे थे 1939-40 का एक 5वां क्लास का किताब था, ये क्वेश्चन पेपर था, 5th क्लास के बच्चे का, अंग्रेजों के समय का क्वेश्चन पेपर था और किसी स्कूल का। उसमें जितने सवाल थे ना, उसमें से एक भी जो है, मतलब जो आदमी एडवांस मैथ अभी 9th लेवल 10th लेवल पर पढ़ा है उसको छोड़ो, मतलब उसमें फिर भी आधा तो हमसे नहीं बन रहा था। 5वां का सवाल था, आधा हमसे नहीं बना था। उसका कारण था उसमें कुछ चीज़ें ऑब्सलीट हो गई हैं, जैसे कि अब यूज नहीं होता है। अद्धा पौवा का गुना, ये सब तरह का चीज़ था। लेकिन कुछ चीज़ें जो अभी चल रही हैं उसका लेवल भी 9th-10th के लेवल का था। और हम अभी कहाँ आ गए हैं कि बच्चों को हल्का दीजिए नहीं तो आत्महत्या कर लेगा। हमारे बच्चे इतने कमज़ोर हो गए कि आत्महत्या कर लेंगे। उनको जीवन से जीने लड़ने का पाठ पढ़ाइए ना। तो बच्चा जन्म लिया तो एसी में लेकर घुस गए। आपका जन्म एसी में हुआ था? आपका बच्चा का जन्म हुआ तो एसी में उसको घुमा रहे हैं। तो वो जब धूप देखेगा जमाना का, रियल वार जब फेस करेगा, वह एसी होगा। अभी नेतन्याहू का बेटा गया है ना वार फ्रंट पे, तो एसी लगा गया है। जिंदा आएगा कि नहीं आएगा कोई गारंटी है? अभी उसके 67% आबादी जो है युद्ध के लिए तैयार मोड में है। 67%, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं। जरूरत पड़ने में पूरा देश ही लड़ जाता है, हर आदमी सैनिक है। तो भारतीय में अभी थोड़ा सा है कि देखिए अब इसको कैसे कोरिलेट करना है कि भारत ने भी अभी हाल फिलहाल में एक योजना शुरू की है, अग्निवीर। अग्निवीर में क्या किया जा रहा है? ट्रेंड कर करके उसको 25% को रख रहे हैं, बाकी को जनरल में छोड़ दे रहे हैं। जरूरत पड़ने पर ये लोग फिर खट से आ जाएगा नहीं, समय पड़ने पर। इन चीज़ों को ही कोरिलेट करना, इंटरप्रेट करना और डालना, विज्ञान पर भी हो जाएगा काम। चलिए आगे लिखिए। शॉर्ट नोट्स के तौर पर तैयार कीजिएगा, इसका यूज पड़ता है, ठीक है ना। संप्रदायवाद, जातिवाद, नक्सलवाद पर अपने विचार बनाना, इन पर जो सामग्री है वो संकलित कीजिए। आप संप्रदायवाद पे पढ़िए, जातिवाद पे कुछ पढ़िए, हम दे भी देंगे आपको। जातिवाद पे तो अभी पूरा बिहार सरकार डोजियर दे रहा है पढ़ने के लिए, दबा के पढ़िए। और नक्सलवाद इसको देखिए, क्षेत्रवाद भी लिख लीजिए। जो इस तरह के संकीर्णता मूलक बात कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी कोई भी देश इन चीज़ों से आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे तर्क आप कितना भी दे लें, तर्क हम लोग को भी देना है, परीक्षा में आप भी आंसर लिखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए ये सारी चीज़ें अवरोधक है। चाहे जातिवाद हो, कोई जातिवादी समाज आगे बढ़ सकता है? कोई क्षेत्र में बटा हुआ समाज आगे बढ़ सकता है? कोई भी समाज जो सांप्रदायिकता के नाम पर विभाजित है वो आगे बढ़ सकता है? तो आपका यूनिवर्सल सोच होनी चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना केवल कहने के लिए नहीं है, उस अप्रोच में होनी चाहिए। तो इन चीज़ों पर राय होनी चाहिए और इन चीज़ों पर किसी का कथन आपके पास याद होना चाहिए। इन चीज़ों पर आपके पास फैक्ट भी होना चाहिए, और हिस्ट्री और फ्यूचर, यही ना 5 चीज़ बताया, राय, फैक्ट, कथन और फ्यूचर। जैसे जातिवाद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, वर्ण का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, आश्रम व्यवस्था का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, कैसे कैसे और कब कब जातियां बढ़ती बिगड़ती गई, एक सामान्य अनुलोम क्या होता है, प्रतिलोम क्या होता है, विवाह के प्रकारों से जातियों का क्या संबंध है,
जातियां कैसे बड़ी हुई, कहाँ, फिर प्रबुद्ध जाति, अभिजात्यता क्या होती है, इन सब को एक जगह पे करना आपका नहीं हो जाएगा। यदि जाति पर आप सोचिए, जाति पे अथवा रिसर्च कर लेते हैं तो आपका एक विचार बना, संप्रदाय पर विचार बना, और ये विचार जब बना है तो ये कहाँ कहाँ काम आएगा आपको पता है। हर निबंध में इसका छोटा मोटा यूज हो सकता है। जैसे ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण वर्ण शब्द का प्रयोग आया है। क्या कहा उसने, पुरुष सूक्त में क्या लिखा है, इसको याद कर लीजिए कि ब्राह्मणों असमुखम आसित बाहु राजन्य कृत उरु तद यद वैश्यम पादात शूद्रम अजायता। तो ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण का जिक्र आया ना पुरुष सूक्त में। और भी बहुत कुछ है उसमें, मस्तक से ये, कान से ये, पूरा एक विशाल पुरुष की कल्पना है और उससे पूरे संसार के उद्भव की बात की गई है। देखिएगा तो उसमें बिग बैंग थ्योरी का भी उत्स है। देखिएगा तो चंद्रमा पे जो बातें आज हम कर रहे हैं उस बात का भी जिक्र है उसमें। हमको तो हैरानी होती है कि हम लोगों ने इस पर इतना रिसर्च क्यों नहीं किया। एक बार हम उज्जैन गए, उज्जैन में एक मंदिर है मंगल भगवान, मंगल देवता का एकमात्र मंदिर उज्जैन में है, और माना जाता है कि मंगल ग्रह का कोई टुकड़ा वहाँ पे गिरा था और उसके बाद ही वहाँ पर मंदिर बना दिया गया मंगल देवता का। उसमें जो मंगल ग्रह का जो वर्णन में एक श्लोक लिखा हुआ है उसी के दीवार पर, ऐसे ही पूरा श्लोक तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें लिखा था कि रक्त वर्णो अयम पृथ्वी पुत्रो अयम, यानी यह लाल रंग का है और पृथ्वी का पुत्र है, और उसका पूरा संगठन पृथ्वी से मैच करता है। और वह जो जगह है मंगल ग्रह से पृथ्वी का सबसे नजदीक भाग है। जैसे मैंने चिम्बुराजो पर बताया था ना आपको कि धरती पर चंद्रमा से सबसे नजदीक एवरेस्ट नहीं है, चिम्बुराजो है। उसी तरीके से मंगल ग्रह से सबसे नजदीक उज्जैन का वो जगह है जहाँ मंगल भगवान की मूर्ति है, और उसमें रक्त वर्णोयम और पृथ्वी पुत्रोयम का है, यानी पृथ्वी से कैरेक्टर मैच करा दिया। रक्त वर्ण का है नहीं लाल वर्ण, और नासा ने अब जाके स्टेब्लिश किया है कि यह लाल रंग का है। इन चीज़ों का एक विश्लेषण जो है जरूरी है, और इन चीज़ों पर एक राय कायम करनी जरूरी है। ये निगेटिव बात है। पॉजिटिव में लिखिए गांधीवाद, नेहरू के विचार, अंबेडकर के विचार, रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार, सरोजिनी नायडू के विचार, इंदिरा गांधी के विचार, ये बेसिक आपको जानना चाहिए। इसके अलावा कुछ प्रतिष्ठित कवियों के विचार, कवि और लेखकों, जैसे कि दिनकर हो गए, गुप्त हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, ठीक है, इन सब के विचार आपको जानने चाहिए। क्योंकि जब महादेवी वर्मा को आप नहीं जानेंगे तो छायावाद पर कोई बात कैसे लिख पाएंगे, और जब आप कामायनी को नहीं जानेंगे तो जयशंकर प्रसाद के बारे में कैसे लिखेंगे। गुंडा यदि कहानी को नहीं पढ़ा है तो कैसे लिख पाएंगे। सचिन अज्ञे को यदि थोड़ा बहुत भी नहीं जानते हैं तो अज्ञे को कैसे कोट करेंगे, ठीक है। तो ये विचारकों के विचार थोड़ा बहुत पढ़ लेना, खास करके भारत वाला पढ़ लीजिएगा तो विदेश वाला तो कभी कभी जुड़ते रहेगा, वो दोनों देख लीजिए। ये बेसिक बातें होगी। चलिए, इस तरीके से ये जो है ना आपको निबंध में भी काम करेगा और मेंस में। ये अभी टॉपिक मैंने 4 बताया है, और भी बता देंगे। अभी इन चारों पर विचारों को धीरे धीरे संकलित कीजिए, ठीक है। कुछ बातें जो मैंने कृषि संबंधी आप लोग लिखवाई थी उसको अलग पन्ने पर लिखिए, तो फ्रेश पढ़ा देंगे। कृषि पर हमने सोचा था कि आपको कुछ पॉइंट्स बता दें, ठीक है। कृषि पर हम 10 पॉइंट दिखाएंगे ना, उस 10 पॉइंट को डील कर दीजिएगा, आपका 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, रूरल अर्बन डिवाइड, कृषि के संदर्भ में रूरल अर्बन डिवाइड पहला टॉपिक है भारतीय कृषि की समस्याएं। उसमें पहला पैराग्राफ में लिखिएगा भारतीय कृषि का इतिहास। लिख दिया आपने भारतीय कृषि का इतिहास। इतिहास के बाद लिखिएगा रूरल अर्बन डिवाइड, यानी कि ग्रामीण शहरी विभाजन। सबसे बड़ी समस्या उस दिन हम लोग चर्चा किया था, क्या था? जोत की समस्या, जोत के आकार की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। पहले लिखिए भूमि की समस्या। भारत में कृषि करने वाले लोग बहुत हैं, कृषि योग्य भूमि कम है। इसका उदाहरण कैसे दे सकते हैं? अमेरिका में भारत से 1/3 लोग हैं, 1/3 से भी कम है, और 3 गुना ज़्यादा जगह है। अमेरिका में भारत से कितना ज़्यादा जगह है? 3 गुना, रफली हम बता रहे हैं। तो 3 गुना क्षेत्रफल है और 1/3 आबादी। अब तो 1/3 क्या, 1/4 आबादी है। तो 1/4 तो 3 कितना, 12 गुना का फर्क होगा ना। हर एक संसाधन को पर कैपिटा बांटा जाएगा तो 12 गुना का फर्क अमेरिका से आ जाएगा। तो हम 12 गुना अधिक एफर्ट करेंगे तब संसाधन में उससे आगे पहुंच पाएंगे। तो ये नेचुरल जो है ना हमारे साथ समस्या है। तो जोत, भूमि का अभाव और जोत का छोटा होना, ये दोनों एक साथ लिखिए, ठीक है ना।
अब जमीन आपके पास हो गया, सिंपल गेस कीजिए, जमीन आपके पास नहीं था तो जमीन आपकी समस्या है, नहीं है तो अब जमीन यदि मान लीजिए हो गया तो अगली समस्या क्या है, करते क्या है आप, क्रम देखिए, खेत आपके पास है तो पहले क्या करते हैं, उसको जोतते हैं कि पहले बोते हैं, और जोतने के पहले सिंचाई करते हैं, जोतने के बाद सिंचाई करते हैं। खेत में नहीं गए क्या कभी, खेत को पहले आपको पटाना पड़ता है तब मिट्टी जोतने लायक होती है, नहीं तो हल उखड़ जाएगा, पानी वहीं से चाहिए, ठीक है ना। तो लिखिए सिंचाई की समस्या। अब सिंचाई आपने कर दिया, जोत दिए, तो जोतने के लिए आप मान लीजिए बैल लेके उतर गए जोतने के लिए, और एक अल्ट्राटेक का ट्रैक्टर लेके निकल गए, तो लिखिए आधुनिक कृषि मशीनिंग, मतलब मशीनों का अभाव। देखिए कैसे आंसर निकल जाएगा, एक पॉइंट हो गया। अब इसमें अगला पॉइंट गया, मान लीजिए आपने जोतवा दिया, ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर से जोत दिया, अब क्या चाहिए, बीज। अच्छा, बीज के साथ ही खाद चाहिए होता है, पता है, बीज के साथ मिलाकर ही डालते हैं। तो लिखिए बीज, उन्नत प्रजाति के बीज का अभाव, खाद और उर्वरक की समस्या, अगला पॉइंट लिखिए। जैव, अगला लिखिए पॉइंट, जैव कीटनाशक, और क्या होता है, एक तो कीटनाशक होता है, एक तो और होता है पेस्टिसाइड को क्या बोलते हैं, खरपतवारनाशी का अभाव, ठीक है ना। अब आप खेत में खड़ा है, ये सब भी मान लीजिए मिल गया, जिसका अभाव है वो तो मिल जाएगा आपको, ये सब मिल गया तो आपको क्या करना है, कटाई करनी है उसके बाद में, जब वो खड़ा हो जाएगा तो इस बीच में तो उसका तो उसका जो रख रखाव है या उसका उचित, उसमें भी वैज्ञानिक कृषि का अभाव लिखिए, वहाँ पे एक वर्ड लिखिए, वैज्ञानिक कृषि का अभाव। देखिए खेत के किनारे 4 गो लड़का बैठा रहता है और एक तो चिड़िया भगाने के लिए वहाँ पे बंदर की तरह नाटक करता है, ये क्या हुआ, ये प्रचंड बेरोजगारी है।